का टॉपिक हमने इसीलिए चूज किया कि स्वस्थ कैसे रहना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं अपने लाइफस्टाइल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्योंकि कोविड चल रहा है, उसका कभी अभी अंत नहीं हुआ है, अभी पता भी नहीं कब तक इसका अंत होगा, तो हमें लगा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करें कि लाइफस्टाइल का कोविड पे क्या इफेक्ट है और कोविड का लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट है और क्या खाएं और क्या पिएं ताकि इससे भी हम बच पाएं। तो आज का टॉपिक हमने रखा है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम पूरे करेंगे इसमें, जिसमें हम जानेंगे कि हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य है क्या एक्चुअली, और हेल्थ कैसे अचीव करनी है, लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या है जो आपके लाइफस्टाइल से होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अचीव करना है, खाना पीना क्या है जिससे हम स्वस्थ रहें, फ्लू और कोविड से बचने के लिए खान पान में क्या चेंजेस करने हैं। हम जो स्पेशली मेरे जैसी उम्र के लोग हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो जंक फूड से बहुत परेशान है। जंक फूड एक्चुअली होता क्या है, जंक फूड खाने से क्या नुकसान है और कैसे जंक फूड से बचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ लोग अपना वजन क्यों नहीं कम कर पाते, वाई सम पीपल आर नॉट एबल टू लूज वेट। कुछ लोग कहते हैं मुझे हवा भी लगता है, पानी भी लगता है, डॉक्टर साहब मेरा वजन नहीं कम होता, मैं क्या करूं। ये डिस्कस करेंगे। बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है, गुड़गांव में भी है, भिवाड़ी में भी है, यंगस्टर भी लेते हैं, फीमेल्स भी आजकल अल्कोहल का यूज करती हैं। सब लोग पूछते हैं कितनी शराब पी लूं तो मुझे कुछ ना हो, मैं कितनी अमाउंट अल्कोहल मेरे लिए सेफ है। देखते हैं हम इसका आंसर कितना कर पाएंगे। दूसरा, मसालों का बहुत आजकल लोग बोलते हैं जैसे ही कुछ चीज प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल या फ्रूट्स पे आ जाते हैं, क्या वो सत्य है। स्मोकिंग के बारे में, और थोड़ा सा जो कॉमन सिम्टम्स हैं, क्योंकि मैं गैस्ट्रो का डॉक्टर हूँ, अडल्ट गैस्ट्रो देखता हूँ, तो गैस, ब्लोटिंग, फुलनेस, बर्प्स, फ्लैचुलेंस, ये बहुत कॉमन है, कब्ज बहुत कॉमन है, इसके बारे में कैसे बचना है और कैसे इसके उपाय करने हैं। और अंत में फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके क्वेश्चंस में आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपके पास एक क्वेश्चन आंसर बॉक्स है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। सो धन्यवाद दोबारा ज्वाइन करने के लिए। ये इशू इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने क्यों चूज किया, इसका एक अलग से मीनिंग है। क्योंकि जो फोकस हम लोग हेल्थ या वेलनेस पे करते हैं तो इससे फायदे क्या है। जैसे मैंने बताया, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए। सो इससे इलनेस प्रिवेंट होती है, डिसीज प्रिवेंट होता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप अच्छे दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फिट रहेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे और ऑफ कोर्स एक लंबी हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। और लास्ट जो सबसे जरूरी है, आजकल मैं तो आर्टिमिस में काम करता हूँ, मेडिकल बिल भी कम होंगे, बिकॉज जितना आप हम लोगों के पास कम आएंगे उतने आपके मेडिकल बिल्स कम होंगे। सो बचना बहुत जरूरी है। इसका एक और रेलिवेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें कि डेथ क्यों होती है, किन कॉजेज से होती हैं, तो 5 मुख्यतः कारण है। 5 मुख्यतः कारण में जो टॉप 5 कॉजेज हैं डेथ में, उसमें हार्ट की बीमारियां, छाती की बीमारियां, कैंसर, शुगर और स्ट्रोक। आप देखिए, ये जो 5 मेन कारण हैं, इनको हम लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं। सो इसी से ही मोर्टेलिटी बढ़ती है। और अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, कोविड की मोर्टेलिटी भी लाइफस्टाइल डिसीज से बढ़ती है। तो 2 तरह के मरीज, एक ऐसा जिसको कोविड है लेकिन वो स्वस्थ था, तो उसमें मोर्टेलिटी या डेथ कम होगी। अगर वो पर्सन जिसको कोविड हुआ है और वो लाइफस्टाइल डिसीज का शिकार था, या इन 5 में से इसको कुछ भी था, तो उसके अंदर कोविड की भी मोर्टेलिटी या डेथ ज्यादा होने का चांस है। लाइफस्टाइल डिसीजेज है क्या, आप लाइफ और स्टाइल को मिक्स करिए। सो लाइफस्टाइल डिसीजेज वो है जो अनहेल्दी बिहेवियर से होते हैं हमारे, और पार्टली बाई अदर फैक्टर्स। तो अनहेल्दी बिहेवियर्स में हम अभी डिस्कस करेंगे हमारे क्या ऐसे अनहेल्दी बिहेवियर है जिससे हमें लाइफस्टाइल डिसीज होता है। इन अनहेल्दी बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग है, टोबैको यूज, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हम लोग वॉक नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी घटती जा रही है, अनहेल्दी डाइट खाते हैं, खान पान में अनहेल्दी चीजें हैं, और अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग भी लाइफस्टाइल डिजीज का हमें शिकार करता है। नुकसान क्या है, आप कभी भी देखिए, शुगर के मरीज को देखिए, बीपी के मरीज को देखिए, और मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने किसी की शुगर ठीक करी है? क्या किसी डॉक्टर ने बोला कि हाँ भैया शुगर आपकी ठीक हो गई, कल से मत आइए? तो आप ध्यान से देखिए, जितने भी लाइफस्टाइल डिसीज हैं, चाहे वो हार्ट डिसीज है, शुगर है, बीपी है, लिपिड की डिसीजेज है, स्ट्रोक है, वो क्योर नहीं कर सकते, उनको केवल ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सारी उम्र हमें अस्पताल के चक्कर काटने हैं, ओपीडी में वेट करना है। एक आदमी है, 2 बीमारी है, 3 बीमारी है, बीपी है, शुगर है, हार्ट डिसीज है, दवाइयां 5, 7, 8, 9 हो जाती हैं। तो एक ही आदमी जब इतनी दवाई लेता है तो उसको इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों आते हैं। अगर एक छोटी सी गोली आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है तो वो साइड इफेक्ट भी दे सकती है। और
अल्टीमेटली एक विशियस लूप बनता है, एक ऐसा लूप बनता है जिसमें हम इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बर्डन में घुस जाते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, लाइफस्टाइल की बीमारी अगर हमें है, चाहे वो हमें बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की डिसीज हो, स्ट्रोक हुआ हो, या हम अल्कोहल लेते हो, तो कोविड की भी मोर्टेलिटी या डेथ ज्यादा है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ बैड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि हम हेल्दी होना चाहते हैं और हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, और तभी हम आज है फोकस करने के लिए प्रिवेंशन के, नॉट की ट्रीटमेंट। और आज का जो टॉक है वो एक अवेयरनेस टॉक है कि हम कैसे स्वस्थ रहें और कैसे अपनी बीमारियों को प्रिवेंट कर पाए। तो सबसे पहले एक जो बड़ी बेसिक बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ को बताया गया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्वास्थ्य में आपका शारीरिक और मानसिक स्वस्थ अगर है तो आप सच में स्वस्थ हैं। लेकिन क्या हम हैं, क्या हम फिजिकली हेल्दी हैं, क्या हम मेंटली हेल्दी हैं? शायद नहीं। शायद हम सोशली बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली अभी शायद हम हेल्दी नहीं है। हेल्थ को अचीव कैसे करेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल से। जितना आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, आप हेल्थ की तरफ बढ़ जाएंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? हेल्दी लाइफस्टाइल एक मिक्स है जिसमें आप बेसिक हेल्थ बिहेवियर्स का ध्यान रखते हैं। आप क्या खाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्या आप एडिक्वेट मात्रा में स्लीप लेते हैं, आप रेस्ट कर पाते हैं, आपकी स्ट्रेस को कोप करने की पावर, आपको स्ट्रेस को सहने की क्षमता कितनी है, और साथ ही साथ आप अपने वर्क को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, माने आपको अपने काम और अपने परिवार को कितना आपस में ब्लेंड कर पाते हैं, कितना आप दोनों का ध्यान रख सकते हैं, यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो जब इनकी बात करते हैं तो चार मुख्यतः इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कशन होता है। एक है न्यूट्रिशन, माने खान पान, क्या खाया क्या नहीं खाया। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा, क्या आपने एडिक्वेट स्लीप ली, अच्छे से सो पाए, रेस्ट मिला कि नहीं मिला। और चौथा, हम एडिक्शन से कितने दूर थे, जिसमें मुख्यतः स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है। इसको एक ईट वेल प्लेट का नाम दिया गया है। ईट वेल से नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा खाना। ईट वेल प्लेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको बताता है कि एक समय में, एक वक्त में, या एक हफ्ते में, या एक महीने में आप जो खाना खाएंगे, उस खाने की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। हम, अगर आप ध्यान से देखें तो हम रोटी या राइस ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स हमारा कम होता है। लेकिन ईट वेल प्लेट ऐसा नहीं कहती। ईट वेल प्लेट बोलती है कि अगर आप एक वक्त पे खाना खा रहे हैं या एक हफ्ते के अंदर कोई भी खाना खा रहे हैं, उसमें एक तिहाई मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना जरूरी है। इसका मतलब पूरी प्लेट में एक तिहाई आपके केवल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन की प्राप्ति होती है, विटामिन ए एंड बी, मिनरल्स मिलते हैं, और पानी प्राप्त होता है अगर आप पानी अलग से नहीं पी रहे हैं तो। सो पूरे खाने का एक तिहाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एक तिहाई आप ब्रेड को रख सकते हैं, जिसको रोटी आप बोलिए, राइस रख सकते हैं, चावल बोल सकते हैं, या फिर बाकी चीजें अगर आप खाना चाहते हैं। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं कि 3 या 4 रोटी खाएंगे, उसके साथ आधी कटोरी दाल या सब्जी, वैसा नहीं चलेगा। प्रेफरेबली आप अपने खाने में एक तिहाई फ्रूट्स वेजिटेबल रखिए, और एक तिहाई केवल आप अपनी कार्बोहाइड्रेट माने ब्रेड या राइस की मात्रा को रखिए। उसके अलावा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको खाने होंगे, जिसमें आप चाहे तो दूध पी सकते हैं। अगर आपको दूध नहीं पचता है, सपोज आपको दूध से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें फ्लैचुलेंस है, गैस का बनना है, पेट फूलना है, तो आप दही, लस्सी, छाछ या मट्ठा पी सकते हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लगभग 15 से 20% टोटल का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और विटामिन ए की प्राप्ति होती है। प्रोटीन के कुछ सोर्स हमें लेने होंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, फिश या एग खा सकते हैं। अगर हम वेजिटेरियन है तो हम दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। प्रोटीन चाहिए लगभग 20% से 25% आपका खाना प्रोटीन की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना केवल प्रोटीन है बल्कि कुछ मिनरल्स और विटामिन भी हैं। तो आपकी पूरी प्लेट में सबसे अधिक फ्रूट, वेजिटेबल और प्रोटीन्स या डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चपाती होनी चाहिए। यही मेरे कहने का मकसद है। ऐसे खाने जिनके अंदर फैट माने वसा की मात्रा या शुगर की मात्रा ज्यादा है, वो ईट वेल प्लेट में नहीं है। और आप देखिए हम लोग कितना जंक फूड खाते हैं, पनीर बटर मसाला खाते हैं, चिकन खाते हैं, टिक्का खाते हैं। एक्चुअली ये ईट वेल प्लेट का पार्ट नहीं है।
क्योंकि ये एक ऐसी कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में जमा हो जाती है, आपके शरीर में फैट की फॉर्म में जमा हो जाती है या आपके हार्ट में फैट की फॉर्म में जमा हो जाती है, अल्टीमेटली बीमारियों का कारण बनती है। सो ऐसे खाने आपको ओकेजनली खाने हैं। ये खाने मेरा मानना है कि हम जीभ के लिए खाते हैं, हम पेट के लिए नहीं खाते। सो ऐसे खानों को हमें कभी कभी प्रयोग करना है, लगभग हफ्ते में एक बार। सो ऐसे खाने हमें अवॉइड करने हैं। नमक भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सब लोग बोलते हैं कि नमक क्यों नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो नमक आपको चाहिए, जो इंग्लिश में जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, उसका सबसे अच्छा सोर्स आपका खाना ही है। जो आप खाना खाते हैं उसमें आपका 75% जो सॉल्ट रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाता है। सो जो ऊपर से हम लोग जो छिड़कते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, सलाद के ऊपर छिड़कते हैं या अचार खाते हैं, ये कहीं भी ईट वेल प्लेट का पार्ट नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, बीपी की, वो लोग ऊपर से स्प्रिंकल्ड सॉल्ट या एडिड सॉल्ट ना लें। केवल खाने के अंदर जो सॉल्ट है वो लें और जो तड़के में थोड़ा सॉल्ट डलता है उसी का उपयोग करें, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्ट आपके लिए हार्मफुल है। एक बहुत ही क्वेश्चन मुझसे कॉमनली पूछा जाता है कि कितना पानी मैं दिन में पी लूं। वैसे तो पानी की मात्रा को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस कर रहे हैं। आप एक लेबर को देखिए जो बाहर काम कर रहा है, वो दिन में 6 लीटर 7 लीटर भी पिएगा तो उसके लिए कम है। लेकिन एक आम अगर हम जनता की बात करें जो यूजुअली हम इंडोर रहते हैं या एसी का भी प्रयोग करते हैं दिन में, तो उनके लिए ये बताया गया है कि लगभग 6 से 8 गिलास पानी दिन में जरूर पिए, जो लगभग 2 लीटर के बराबर अमाउंट उसकी बनती है। सो इतना पानी दिन में उपयोग जरूर करें। प्यास नहीं भी लगे तो ये एडवाइजेबल है कि कुछ कुछ पानी आप दिन में पीते रहें जितना हो सके। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि ऐसा क्या खाना खाऊं जिससे हमारी इम्यूनिटी बन जाए। वैसे तो बहुत ही डूबियस है, डाटा बहुत लिमिटेड है इसके ऊपर, लेकिन जो खाने प्रपोज किए गए हैं या जो चीजें या सप्लीमेंट जो प्रपोज किए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको खाने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उनमें से कुछ सप्लीमेंट्स हैं विटामिन सी के, विटामिन डी के, ए और ई के। विटामिन सी अवेलेबल है कमर्शियली मार्केट में टेबलेट की फॉर्म्स में। विटामिन डी मैं चाहूंगा कि आप अपना लेवल करा के खाएं, क्योंकि अत्यधिक विटामिन डी अगर आप लेंगे तो उसका नुकसान भी नॉन है। और जिंक का भी एक प्रयोग आप किया जा सकता है, 10 से 25 मिलीग्राम जिंक अडल्ट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कम रखें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, रोटी चपाती राइस की मुकाबले में प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा रखें। जिंजर माने अदरक का रोल है, आंवला का रोल है, हल्दी का रोल है, सब लोग जानते हैं। कुछ खाने हैं जैसे मशरूम है जिसको खुम्बी बोला जाता है, टमाटर है या फिर शिमला मिर्च है, ब्रोकोली है, पालक है। इन सब खानों से इम्यूनिटी का एनहेंस होता है, सो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें आपका गार्लिक है या फिर क्यूमिन है, आप उसको जो जिसको हम दालचीनी जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। ब्लैक पेपर का भी रोल है। कुछ सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर के सीड हैं या फ्लैक्स सीड बहुत कॉमनली मिलते हैं, या मेलन सीड्स हैं, इनका भी रोल इम्यूनिटी में पाया गया है, इसको आप ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के भी मार्केट में अवेलेबल है। सो कुछ कुछ मात्रा में सारी चीजें अगर आप लेते हैं तो ऐसा पाया गया है कि इम्यूनिटी आपकी एनहेंस होगी और शायद अब वायरस से ज्यादा अच्छे से बच पाएंगे। और अगर वायरस आपके शरीर में आती भी है तो शायद उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, जल्दी ही वो एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में ही खत्म हो जाएगी। सो ये इसके बारे में। जंक फूड की बात करना चाहूंगा। जंक फूड बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली मेरी उम्र के लोग जिनके बच्चे अभी स्कूलों में हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो कोशिश ये किया जाता है कि बच्चों के अंदर मोटापे को कम किया जाए, जंक फूड की मात्रा कम की जाए। जंक फूड का जब भी नाम आता है तो मैं हमेशा सुनता हूं कि हम बर्गर पिज्जा की बात करते हैं, लेकिन मैं आज एक बात को क्लियर करना चाहूंगा। जंक फूड केवल पिज्जा या बर्गर नहीं है, इसकी एक डेफिनेशन है। जंक फूड बेसिकली एक ऐसा खाना है जिसके अंदर नमक की, चीनी की और फैट की मात्रा ज्यादा है। तो कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर नमक, चीनी या वसा की मात्रा, घी की मात्रा, तेल की मात्रा ज्यादा है, वो सारे ही जंक फूड है। तो केवल ये नहीं कि हम केवल बर्गर दे रहे हैं तो जंक फूड है। ये जो हम देते हैं अपने बच्चों को, जिसमें एक पूरा स्टफ्ड पराठा उसके ऊपर हमने बटर रखा है येलो, उसमें भी नमक है, या फिर ये जो पनीर बटर मसाला है या चिकन बटर मसाला है, या फिर पकोड़े जो हम खाते हैं, ये सारे जंक है। और मान के चलिए कि वो खाना है
जिसकी कैलोरी या एनर्जी आपको जरूरत नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा खाएंगे, और एक्स्ट्रा खाएंगे तो ये आपके पेट पे डिपॉजिट होगी। तो जो सेंट्रल ओबेसिटी, जो हम पेट पे जो ओबेसिटी कहते हैं, ये बनेगी, और यही फैट आपके शरीर में जमा होगा, यही फैट आपकी खून की धमनियों में जमा होगा, ब्लड सप्लाई को हार्ट की कम करेगा, और अल्टीमेटली हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता है। स्ट्रोक माने ब्रेन के अंदर जो लकवा जिसको हम बोलते हैं, उसका इंसिडेंस इससे बढ़ता है। और चूंकि सबको पता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी माने बचपन का मोटापा ही एक अडल्ट मोटापे के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसको हमें शुरू से ही ध्यान रखना होगा। ये खाने हमें ओकेजनली खाने हैं, रूटीन में इनका उपयोग नहीं करना है। तो बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो मैंने आज तक की अपनी प्रैक्टिस में देखा है, लोग समझते नहीं है। सब लोग मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो खाती नहीं हूँ या खाता नहीं हूँ, मुझे तो फिर भी मैं मोटी हूँ। या वो लोग बोलते हैं कि मुझे हवा भी लगती है, पानी भी लगती है, खाना तो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि हम अल्टीमेटली ये नहीं समझ पा रहे कि हम जो खा रहे हैं उतना भी लूज नहीं करते, हम एक्सरसाइज उतनी भी नहीं करते कि जितना खाना हम खाएं उसको बर्न कर पाए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि कितनी चीजों में कितनी कैलोरी है। आप इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे ये सबवे है, सबवे को अगर आप एग्जांपल लें, आधा जो आप सबवे खाते हैं जिसको हाफ फुट वाला जो होता है, उसके अंदर लगभग लगभग 400 किलो कैलोरी है। सो 400 किलो कैलोरी का सपोज आपने सबवे खाया, तो आप ये देखिए कि उसको बर्न करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हाउ लॉन्ग टू बर्न 450 कैलोरी, 450 किलो कैलोरी को आपके शरीर से हटाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, ध्यान से देखिए। 62 मिनट की जॉगिंग और 133 मिनट की वॉकिंग। तो क्या हम लोग करते हैं ऐसा? हम नहीं करते हैं। कौन है जो 2.25 घंटे वॉक करता है और केवल 450 कैलोरी बर्न करता है? वी डोंट डू दैट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। वी डोंट अंडरस्टैंड, हम समझते नहीं है कि कितना खा के कितना चलना पड़ेगा। हमें लगता है हम 2 चपाती खाते हैं, 1 चपाती खाते हैं, दिन में ये खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, बट लेकिन हम चलते उतना भी नहीं है। सो फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कैलोरी को लूज करने के लिए, और ये हमें समझना होगा। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपको एक कैन ऑफ कोका कोला का अगर आपने कैन पिया है जिसके अंदर केवल 140 किलो कैलोरीज हैं, आपको 55 मिनट की वॉकिंग करनी होगी उसको बर्न आउट करने के लिए। सो बार बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कितने हम चलते हैं उससे हमारी कैलोरी लॉस ज्यादा नहीं है। सो इनपुट आउटपुट की रेशियो का प्रॉब्लम है। यूजुअल प्रॉब्लम क्या है? हम ये तो खाते हैं बर्गर्स, हम कोका कोला पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, और हम लोग डॉक्टरों से बोलते हैं कि बॉस कोई गोली दे दो यार जिससे मेरा वजन कम हो जाए, और गोलियां अवेलेबल है नहीं, और जो अवेलेबल है उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। सो अल्टीमेटली हमें समझना होगा, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना होगा कि हम मोटे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, सब लोगों को लगता है कि वो ठीक है, वो मोटे नहीं है। उनको लगता है हम खाते पीते घर के हैं, बहुत बढ़िया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपने शरीर को समझिए और एक्सेप्ट करिए कि आप मोटे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये तो रूल है, ह्यूमन नेचर है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम इम्प्रूव नहीं करते। सो सबसे इंपॉर्टेंट है टू एक्सेप्ट दैट वी आर फैट या वी आर ओबीज, हम मोटे हैं, इसको एक्सेप्ट करना होगा। जरूर है पता करना होगा कि हम मोटे कैसे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको अपना वजन पता करना है और फिर कंपेयर करना है कि वो आइडियल वेट के बराबर है कि नहीं। सो सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप हाइट को सेंटीमीटर में निकालिए और उसमें से 100 घटा दीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मेरी हाइट 177 सेंटीमीटर है, इसमें से मैं 100 घटा दूं तो 77 या 76 किलो मेरा वजन होना चाहिए। वो एक आइडियल वेट है, उससे ज्यादा नहीं। और मैं लेडीज को बता दूं, उनके लिए -105 है। माने एक लेडी जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, वो 105 घटाएगी तो 55 किलो उसका वेट होना चाहिए आइडियल। ये आइडियल अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और सपोज आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट डिसीज है, परिवार में पहले से मम्मी पापा को है, तो और भी कम रखना होगा। तो क्या हम ऐसे हैं? हम नहीं हैं। आप ध्यान से देखिए ऐसा कौन है जो आइडियल वेट में है। सो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि हम लोग ओवरवेट है और उसको फिर कम करने की कोशिश करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इनपुट आउटपुट की तरह है। हमारी शरीर एक सेफ की तरह, एक तिजोरी की तरह है। कम डालेंगे, ज्यादा बर्न करेंगे, तभी हम लूज कर पाएंगे। एंड दैट्स वेयर वी डोंट अंडरस्टैंड। वहां हम समझते नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत कम खाते हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि हम जितना खा रहे हैं हम उतना भी बर्न नहीं कर रहे, हम उतना भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो इस कंसेप्ट को मैं बार बार हाईलाइट करना चाहता हूँ, सो दैट वी अंडरस्टैंड द रेशियो कि कितना खाएं और कितना चलें। एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है अल्कोहल का, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, सोशल सिंबल बन गया है, यंगस्टर भी लेते हैं। भिवाड़ी में भी और गुड़गांव में आइए आप तो
अभी तो कोरोना टाइम है, लेकिन जब ओपन था तो पब्स के बाहर लाइन लगती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। अल्कोहल के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। जैसे ही मैं ओपीडी में बैठता हूँ तो सपोज एक 35-40 साल का एक आदमी आता है, तो वो जब मैं उसको बोलता हूँ कि बॉस अल्कोहल कम कर दो, आपको बाद में दिक्कत होगी, तो पहली एक ही बात बोलता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, मेरे फादर ने तो 90 साल की उम्र तक पिया, उनको तो कुछ हुआ नहीं। और उसकी सही बात है। कुछ ऐसे आर्मी पर्सनल हैं, कुछ ऐसे एक्स सिविल सर्विसमैन हैं, या वैसे भी लोग हैं जो बहुत उम्र तक पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। दूसरा एक लड़का या आदमी ऐसा भी आएगा जो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो बियर पीता हूँ, मैं तो अल्कोहल पीता ही नहीं। बड़ा फनी सी बात है, मैं इस बात को भी लेकिन क्लियर करना चाहूंगा आज। और कुछ लोग उल्टा बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो प्योरेस्ट विस्की पीता हूँ, स्कॉच पीता हूँ, सिंगल मॉल्ट पीता हूँ, मुझे क्या होगा। कुछ इसका बहाना देते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है, इसलिए पी लेता हूँ। और कुछ मैं डिस्कशन आज ये करना चाहूंगा क्योंकि फीमेल्स में भी इसकी हैबिट बढ़ रही है, तो फीमेल्स के अंदर ये कितना सेफ है। और फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही बर्निंग है, जिसका आंसर मेरे पास भी शायद नहीं है, कि डॉक्टर साहब कितनी मैं पी लूं तो मुझे नुकसान ना हो। इसका भी एक को एड्रेस करूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं तो अल्कोहल पी रहा हूं, मेरे फादर ने 90 तक पिया, मुझे क्यों रोक रहे हो। तो बेसिकली अल्कोहल का जो डैमेज आपके शरीर पे है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपकी जेनेटिक्स, आपके माँ बाप, आपके अंदर एंजाइम, एक एंजाइम जो अल्कोहल को डाइजेस्ट करता है उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, वो सब में अलग अलग मात्रा में है। फिर आपका मोटापा, फिर आपके रिस्क फैक्टर, आप में पानी की मात्रा, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि अल्कोहल का नुकसान आपके ऊपर कितना होगा। और एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है 2+2। 2+2 4 होना चाहिए, लेकिन 2+2 5 है। कैसे है मैं समझा दूं आज। सपोज मैं पहले से मोटा हूं, मेरा वजन 90 किलो है, पहले से मुझे फैटी लीवर है, और पहले से ही मेरा लीवर कॉम्प्रोमाइज है, तो कितना अल्कोहल चाहिए डैमेज करने के लिए। सो यहाँ क्या होगा, 2+2 5 हो जाएगा। तो अगर लीवर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज एंड एवरीथिंग, अमाउंट ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू कॉज डैमेज विल बी वेरी लेस। तो कैसे आप बताएंगे कि कितना मेरे लिए सेफ है। दूसरा बोलता है कि अक्सर मैं तो बियर पीता हूं, मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो आज ये दिखा दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कोविड के रिलेशनशिप में, WHO ने डिफाइन किया है अल्कोहल के ड्रिंक को। अगर आप दूसरे नंबर पे फोकस करें तो यहाँ आप देखेंगे इतना विस्की, माने 60 ml विस्की, एक पाइंट जो आप बियर का पीते हैं ग्लास, और जो आपकी वाइन है उसका ये आधा गिलास, उसमें अल्कोहल की मात्रा बराबर है। माने अगर आप इतनी विस्की पी लें, रीजन क्या है, विस्की आप 60 ml या 30 ml लेके उसको डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, 4 या 5 गुना कर देते हैं। विस्की में 42% अल्कोहल है वेट बाई वॉल्यूम, बियर में 4 से 7%, वाइन में 11%। लेकिन आप देखिए बियर आप पीते हैं 600 ml, 700 ml, 1000 ml, और पानी नहीं डालते, विस्की में आप पानी डालते हैं। तो अल्टीमेटली जो अल्कोहल है, या केमिकली हम बोले इथेनॉल, जो आपके शरीर में जा रहा है, आपके लीवर को जो नुकसान कर रहा है, उसकी मात्रा सब में सेम है। तो प्लीज इस बात पे फोकस मत करिए कि मैं बियर पीता हूं, मैं अल्कोहल नहीं पीता, दोनों का नुकसान एक ही है। तीसरी बात कि हार्ट के लिए पीता हूँ डॉक्टर साहब, हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है। अब इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, स्टडीज आ चुकी हैं जिन्होंने बोला है कि जो हार्ट के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट था, जो फायदेमंद इफेक्ट था, वो खत्म हो जाता है लीवर के डैमेज की वजह से। सो प्लीज इस बात को एक्सक्यूज ना दें और इस बात को छोड़ दें। चौथा है कि आदमी और औरत में, माने मैन और वुमेन में क्या फर्क है। आप इनको देखिए, ये एक 25 साल का लड़का है और एक 25 साल की लड़की है। इनको सेम अमाउंट में अल्कोहल पिलाया गया, और उसके बाद 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में इनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा को नापा गया। तो ये पाया गया कि हर वक्त पे वुमेन के अंदर ब्लड में अल्कोहल की मात्रा मैंने आदमी के मुकाबले डबल थी। तो पिया सेम अल्कोहल, बट अल्कोहल की मात्रा डबल थी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो मैंने एंजाइम बताया, उसकी मात्रा कम है, फैट की मात्रा अलग है, पानी की मात्रा आपके शरीर में अलग है। तो वुमेन के अंदर ये साइड इफेक्ट इसका डबल आएगा, इवन अगर आप बराबर भी मात्रा में पिएंगे तो मेरी सभी फीमेल जो यहाँ पे हैं, अगर अटेंड कर रही हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कंधे से कंधा मिला के चलिए आदमियों के साथ, बट इसमें आप उनसे कम्पीट मत करिए, क्योंकि आपको ये नुकसान ज्यादा करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि सेफ चॉइस बनाइए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब कितना पी लूं तो नुकसान ना हो। नंबर एक तो ये बताना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने बताया सभी के लिए, कि किसको कितना नुकसान होगा, क्योंकि जेनेटिक्स सबकी अलग अलग है, कई कारणों से ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पाया है कि अगर आप हफ्ते में एक बार पीते हैं, कम मात्रा में पीते हैं, तो शायद आपको लिवर या पैनक्रियाज से रिलेटेड डैमेज होने के चांसेस कम है। इसमें भी मैं इन्वर्टेड कोमा में शायद लगा रहा हूं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इतना ये रहेगा।
दूसरा एक आता है कि डॉक्टर साहब हफ्ते में एक बार पी लिया, लेकिन उसने पूरा कोटा पूरा कर दिया। नहीं, कोटा भी नहीं पूरा करना। कोटे को भी डिफाइन किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोटा डिफाइन किया है, जो हम कोटा यूज करते हैं कि पूरे हफ्ते का निपटा दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5 ड्रिंक विस्की के या उससे ज्यादा ले रहे हैं तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कोटे का नाम दिया है, या बिंजिंग का नाम दिया है इंग्लिश में। तो अगर आप एक बार में 5 से ज्यादा ड्रिंक ले रहे हैं तो वो हफ्ते में एक बार पीने का भी आपका वो उसका फायदा खत्म हो जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो कभी कभी पिए, और उस वक्त जब आप पी रहे हैं तो भी डोंट गो फॉर बिंजिंग, माने वो कोटा पूरा मत करिए, और अमाउंट जितना आप अल्कोहल ले रहे हैं उसको कम रखिए। अब आते हैं टोबैको के ऊपर। टोबैको एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप च्यू करें, माने आप उसको उसको एज ए टोबैको को आप च्यू कर रहे हैं या आप स्मोकिंग की फॉर्म में ले रहे हैं, उसके इतने नुकसान हैं कि उसको गिनना मुश्किल है। उसके लिए 1-2 घंटे का लेक्चर अलग से चाहिए। कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है शरीर का जिसको नुकसान नहीं करता, ऐसा कोई कैंसर नहीं है शरीर में जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है या इसमें जिसका योगदान नहीं है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि स्मोकिंग हमें स्टॉप करनी होगी, ना कि अल्कोहल की तरह कि कम कर दें या ज्यादा कर दें, इसको हमें स्टॉप करना होगा। अगर आप पेट के बारे में बात करें तो ये एसिड बढ़ाता है, अल्सर बनाता है, बैड स्मेल आपको आती है, कुछ बीमारियों को बढ़ावा देता है जिसमें कुछ इन्फ्लेमेशन या सूजन आपकी आंतों में हो जाती है, और ऑलमोस्ट हर कैंसर को उसको बढ़ाने में इसका योगदान है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इसके बारे में सोचें नहीं, कम ज्यादा ना करें, सीधा इसको स्टॉप कर दें। अगर बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं तो ग्रेजुअली कर दें। सपोज आज मैं 10 सिगरेट पीता हूं तो मैं हर हफ्ते एक एक कम कर दूंगा। आज मैं 10 पीऊंगा, हफ्ते बाद 9 पीऊंगा, उसके बाद हफ्ते बाद 8। तो इस तरह से आपके शरीर को भी पता नहीं चलेगा और आपके लिए स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाएगा। टोबैको को आप बंद कर दें। अगर आप टोबैको च्यू करते हैं तो उसको भी आप छोड़ दें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। मसालों के बारे में बहुत बोला जाता है कि जब भी डॉक्टर साहब मुझे गैस बनती है, पेट फूलता है, तो मैं तो बॉइल्ड फूड्स पे आ जाता हूँ, बॉइल्ड वेजिटेबल खाने लगता हूँ। मेरे ख्याल से ये गलत चीज है। बहुत सारी स्टडीज में, बहुत सारी साइंस की रिसर्च में पाया गया है कि स्पाइसेस, जो मसाले हैं, वो अल्सर नहीं करते हैं। हिंदुस्तान मसालों से भरा हुआ है। हम लोग गुलाम भी मसालों की वजह से हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मसाले ही बेचने शुरू किए थे यहाँ से। सो मैं नहीं मानता, और पर्सनली साइंस भी नहीं मानती है कि मसालों से आपको गैस बनती है, कब्ज होती है, या बर्ब्स आते हैं, डकार आते हैं, रोड उठती है। जब इन्होंने देखा, साइंस ने, कि वो लोग कौन थे जिनके अंदर ये सिम्टम आते हैं, तो सिम्टम जैसे आपका पेट का दर्द है, गैस बनना, मरोड़ पन्ना, मैं पहले 3 रोटी खा लेता था डॉक्टर साहब, अब तो 1 रोटी से पेट फूलने लगता है, या कब्ज होना, ये उन लोगों में था जिनमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम थी। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी। तो मसाले कम नहीं कम करने हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ओबेसिटी, मोटापे को कम करना है, डाइट से और कम करके, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के। स्मोकिंग को कम करना होगा बंद करके। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसको कम करना होगा, और स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। स्ट्रेस की रिएक्शंस कम करनी होगी। ये चारों अगर आप चीजें करेंगे, मोटापा कम करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल का उपयोग कम कर देंगे और स्ट्रेस मैनेज करेंगे, तो ये सारे सिम्टम आपके, जिसमें गैस है, डकार है, कब्ज है, ये बेटर हो जाएंगी। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप साथ करेंगे, दौड़ेंगे या वॉक करेंगे, तो और भी अच्छा होगा। सो मसाले कम करने से फायदा नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से फायदा है, अगर हम सिम्टम से निजात पाना चाहते हैं तो। लास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक्सरसाइज के बारे में। बहुत बहुत जरूरी चीज है, सबकी लाइफ में चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के अपने रिवार्ड हैं, अपने फायदे, आपकी ग्रोथ कराती है, डेवलपमेंट कराती है, ये आपके कोऑर्डिनेशन को भी अच्छा करती है। अगर आप थकेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। आजकल हम नींद की गोली खाना प्रेफर करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। हमारी नींद चाहिए क्यों? भगवान ने नींद हमें इसलिए दी है ताकि दिन में जो हम थकें तो उसकी रीजनरेशन हो, उसकी वापसी हो। तो अगर हम थकेंगे ही नहीं तो नींद कैसे आएगी? सो फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छी करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। बच्चों के बारे में बोलना चाहूंगा, या अडल्ट्स में भी मैं बता दूं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कंसंट्रेशन हमारी अच्छी है। ये पाया गया है कि वो बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके एकेडमिक स्कोर अच्छे पाए गए, उनकी स्कूल में एजुकेशन अच्छी थी, उनका स्वाभिमान अच्छा था, सेल्फ एस्टीम अच्छी थी। और सबका मानना है कि अगर फिजिकली एक्टिव हैं हम लोग या फिट रहेंगे तो सेल्फ एस्टीम या स्वाभिमान ऐसे भी अच्छा होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। सो एक्टिव रहना होगा। एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि कोरोना का टाइम है, डॉक्टर साहब कहाँ वॉक करें। आप अपने घर में वॉक करिए, आप अपने लॉन में वॉक करिए, अपनी सोसाइटी में वॉक करिए, आप सड़क पे वॉक करिए, अगर पार्क खुल गए हैं तो वहाँ वॉक करिए, अगर खेल सकते हैं तो खेलिए, घर में डांस कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप साइकिलिंग घर पे भी कर सकते हैं, जिसको
अगर आप घर पे ला सकते हैं उसी साइकिलिंग की फॉर्म में ही कोई मशीन, और अगर पॉसिबल है तो एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, किसी भी फॉर्म में आप खेल सकते हैं। सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी दिन है, जैसे गुड़गांव में आप देखिए कोई आदमी सुबह 7 बजे निकलता है, नोएडा जाता है, फिर वापस रात को आता है, डॉक्टर साहब टाइम कहाँ है, वॉक कहाँ करूं? या बिजनेस है, डॉक्टर साहब सुबह 8 बजे दुकान खोल दी, रात को 10 बजे तक खुली रही, डॉक्टर साहब किस वक्त वॉक करें? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सभी से कि प्लीज स्वार्थी बनिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जरूर से अपने ये टाइम निकालिए। और जरूरी नहीं है कि मैं 6 किलोमीटर चल दूं या 10 किलोमीटर चल दूं या 1 घंटा चल दूं, किसी भी फॉर्म में कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी अगर थोड़ी भी करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छी मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जिसको नाम दिया गया है, तो उससे आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इसको पर्सनल बनाइए, दूसरों को मत देखिए कि वो तो 6 किलोमीटर दौड़ता है, मैं तो दौड़ नहीं पाता, तो मैं क्यों दौड़ूं। पर्सनल इसलिए भी बनाइए क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, आप कंपीट नहीं कर सकते। शुरू धीरे से करिए, 10 मिनट चलिए, 15 मिनट चलिए, आगे बढ़ाते जाइए, अगले हफ्ते 20 मिनट, अगले हफ्ते 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। सपोज आप पहले 5 किलोमीटर लगभग लगभग 1 घंटे में चलते थे, धीरे धीरे आप 50 मिनट में चलिए, फिर 40 मिनट में चलिए, जिससे आपकी ब्रिस्क वॉक आपकी हो जाएगी। अगर आप डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, पार्क यहाँ करके जाते थे, थोड़ा दूर पार्क करिए और फिर अपने ऑफिस या शॉप पे जाइए। अपने घर में कोई पेट है, उसको वॉक पे ले जा सकते हैं, कोई एल्डरली है उसके साथ वॉक कर सकते हैं, बच्चों को साथ वॉक कर सकते हैं। सीढ़ियों का उपयोग करिए, लिफ्ट मत लीजिए बिल्कुल भी। आ, कहीं भी जा रहे हैं तो उस वक्त वॉक करिए। एक फोन आ गया सपोज, बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी भी आप वॉक कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त टॉक दे रहा हूँ, आप चलते चलते सुनिए, आप इसके लिए बैठिए मत, आप ये सारी चीजों का कर सकते हैं। अल्टीमेटली फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। कभी कभी ये भी है कि मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, तो ग्रुप में चलिए, फैमिली को इन्वॉल्व करिए, ताकि सबका भला होगा उससे, और एक आपका माहौल अच्छा रहेगा, आप गप मार सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, और पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पूरे कर दिए। और एक वॉकिंग ग्रुप बना लीजिए, सुबह सुबह या शाम को या किसी भी वक्त इकट्ठे कोशिश करके आप चलने की इसमें प्रयास कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, मुझे दर्द शुरू हो जाते हैं, मैं कैसे चलूं? जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, स्लोली शुरू करिए, कंपीट मत करिए किसी से, धीरे धीरे करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी थकता हूं, तो सबसे कॉमन कारण है विटामिन डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन डी की मात्रा या B12 की मात्रा की कमी पाई जाती है, तो उसमें भी ऐसा है। तो वेरी बहुत ही सिंपल है, अपना टेस्ट करा के उसको सप्लीमेंट करवाइए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये चीज मेरी बात नहीं बन रही, मैं वॉक नहीं कर पा रहा या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, ना कि वो एक्सक्यूज जिसकी वजह से आप नहीं चल पा रहे हैं। और एक्स्ट्रा जो वजन है आपका, उसको कोशिश करने के कम करिए। लास्ट जो मेरा सेक्शन है जिसमें मैं बात करूंगा स्लीप के बारे में। एडिक्वेट स्लीप भी उतनी ही जरूरी है। नींद के बारे में बताया गया है कि नींद आपकी हर चीज को रीजनरेट करती है। जो आपकी अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स बने हैं या आपकी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हुई हैं जिनको आपको रिकवर कराना है, वो नींद में ही होगा। नींद से आप स्वस्थ उठते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है पूरे दिन में आपकी, आप लंबी बीमारियों से बचते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छी होती है। एक बच्चा अगर एडिक्वेट स्लीप लेगा तो उसकी लर्निंग एंड एजुकेशन परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और अल्टीमेटली अगर आप अच्छा सोएंगे तो मैंने देखा है चिड़चिड़े भी नहीं होंगे, तो आपकी इमोशंस और रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहेंगे। सो एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कितना सोना है? एक अडल्ट को लगभग 7 घंटे की नींद चाहिए, 7 से 8 घंटे। और जैसे जैसे एज कम होती है, जिसमें हम आप इसमें देखिए, अगर 9 से 12 साल का बच्चा है, उससे कम है, तो नींद की जो लेंथ है वो बढ़ानी चाहिए, लगभग 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ बता दूं, सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो रात को 2 बजे सोया था, सुबह 10 बजे उठ गया, तो हो गई 8 घंटे नींद पूरी। नहीं, वो नींद एक अच्छी नींद नहीं है, वो एक साउंड स्लीप नहीं है। साउंड स्लीप आपको तब आएगी जब आप कुछ घंटे, जैसे रात को 11 बजे से लेके सुबह के 4 या 5 बजे अपनी नींद में इंक्लूड करेंगे। वो एक साउंड स्लीप मानी जाती है। इंग्लिश या मेडिकल लैंग्वेज में उसको नॉन रेम स्लीप कहते हैं, रेम स्लीप जिसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। तो एक साउंड स्लीप लेने के लिए आपको उस समय पे सोना है, ना कि आप सुबह 9 बजे सो के या दोपहर को उठेंगे। तो कोशिश करके जरूर उन घंटों को इंक्लूड करिए अपनी नींद में। अगर आप बिजनेस से या जॉब से लेट भी आते हैं, सपोज आप 10 बजे आए या आप शिफ्ट में काम करते हैं, तो आके अपना टाइम उस पर खराब ना करें। कोशिश करके खाना खा के फ्रेश होके
सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे बहुत ज़्यादा समय ना खराब करें और जल्दी सोने की कोशिश करें। लगभग 1 घंटे का गैप देके आप सो जाइए और यही सब चीज़ें आप सुबह उठ के कर सकते हैं कि अच्छी नींद उतनी ही ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली इस सारी टॉक का मकसद या सारा हमने जो बात किया है अब तक, वो एक बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल साधु बन जाएँ, हम कुछ खाएँ नहीं, हम कभी पिज़्ज़ा भी ना खाएँ, हम बर्गर भी ना खाएँ, हम पनीर भी ना खाएँ, चिकन भी ना खाएँ, या हम सारा दिन दौड़ते रहें, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस चाहिए। एक बड़ा अच्छा-सा इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, आप देखिए, लिटिल नॉटी एंड लिटिल नाइस। सो थोड़ा शरारती और थोड़ा नाइस बनना होगा। माने अगर हम 70% टाइम भी इन सब चीज़ों को मान लेंगे, जो हमने डिस्कस करी, और 30% या 20% हम अपनी मनमर्ज़ी की कर लें, जैसे हम जंक फूड भी खा लें कभी-कभी, या हम ओकेजनल अल्कोहल भी ले लें, या ओकेजनल सॉल्ट का भी उपयोग करें, तो भी हेल्थ पाई जा सकती है। ये भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांट, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हमें उल्टा रिजल्ट्स चाहिए। सो एक्सक्यूजेस को काटना है, रिजल्ट्स को लेना है। सो आई शुड हैव रिजल्ट्स रादर देन एक्सक्यूजेस। बहाने नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। सो थोड़ा एफर्ट करना होगा इन सब चीजों पे जो हमने डिस्कस किया है। सो मैं कंक्लूड करूंगा अपने टॉक को। मैं चाहूंगा कि सब लोग खाना ठीक से खाएं, जैसा हमने डिस्कस किया, ईट वेल प्लेट, जिसमें हमने बताया कि 1/3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, 1/3 आपका प्रोटीन की मात्रा और डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और 1/3 आप रोटी और चावल का उपयोग करें। काफ़ी मात्रा में अपने फ्रूट वेजिटेबल को ज़रूर रखें। ईट वेल प्लेट जैसे मैंने बता ही दिया। शराब का मिनिमम उपयोग करें। जंक फूड कभी-कभी खाएं, ओकेजनली सेलिब्रेट करिए। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करिए, स्मोकिंग का कोई रोल नहीं है स्वास्थ्य के बीच में। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं फिजिकल एक्टिविटी को ऊपर लेके आना चाहूँगा, ये सबसे ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी ना केवल आपकी बॉडी को फिट रखती है, इमोशनली भी आपको अच्छा रखती है, और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अच्छा स्लीप, एक अच्छा रेस्ट लेने की भी कोशिश करिए, बहुत-बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में कुछ सीनियर लोग भी हैं, लेकिन सभी के लिए मेरा मैसेज है, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज बैड हैबिट्स एंड स्टार्ट मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। कभी भी हम लेट नहीं होते एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को प्राप्त करने के लिए और हेल्दी चॉइसेस को लाने के